आज जो हम लोग सी सेट का क्लास शुरू किया था हम लोगों ने, उसका पार्ट 1 कर चुके थे। सी सेट में हम कॉम्प्रिहेंशन का क्लास कर रहे थे, उसमें हमने पार्ट 1 किया था। आज हम उसका 2015 का सी सेट का जो कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड पार्ट है, हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे पहले हम पेपर निकाल लेते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक हम पेपर को कर चुके थे। इससे आगे हमें करना है। ये 2015 का पेपर था, इससे आगे हम लोग कर चुके थे, यहाँ से हमें करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसमें एक परिच्छेद दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके एक क्वेश्चन सामने है। तो इसमें जो है, अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें। तो इसमें पहली बात तो ये जो टॉपिक है वो है कार्बन उत्सर्जन का। ठीक है, तो समृद्ध राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करें और स्वच्छ ऊर्जा, यहाँ पे देखेंगे, और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करें, यानी ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करें जिसमें स्वच्छ ऊर्जा बने। जैसे मान लीजिए हम लोग सोलर एनर्जी को लगाएं, विंड एनर्जी को लगाएं। ये वे राज्य हैं जिनको बिजली उपलब्ध है, जिनका विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है और इनकी प्रति व्यक्ति आय अब उच्च है, जिस कारण वे भारत को पर्यावरण अनुकूली बनाने का भार वहन करने हेतु सक्षम हुए हैं। यानी ये वो राज्य हैं जो भारत जैसे देशों के खर्च को कर उठा सकते हैं। दिल्ली उदाहरण के लिए इस रूप में मदद कर सकती है कि वह छतों के ऊपर सौर पैनल प्रयोग से अपने स्वयं के उपयोग की स्वच्छ बिजली उत्पादित करे। वह निर्धन राज्यों को उनकी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषण करने में मदद कर सकती है। अब यहाँ बात हुई है दिल्ली की भी, तो दिल्ली जो है यानी राजधानी है, वो अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राज्य विद्युत बोर्ड जो वितरण परिपथ जाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को 95% भाग को नियंत्रित करते हैं। यानी जो राज्य विद्युत बोर्ड है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है राज्य का, स्टेट का, वो 90% कवर करते हैं। वो क्या होता है कि जो बिजली जो बनती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सेंटर और राज्य दोनों करते हैं। तो यानी मैक्सिमम जो पार्ट है वो राज्य करते हैं बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, अत्यधिक गहरे घाटे में डूबे हुए हैं, यानी जो स्टेट वाले हैं वो गहरे घाटे में डूबे हुए हैं। ये घाटे आगे राज्य के सेवा प्रदाताओं को नवीनकरण ऊर्जा को अपनाने में हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि नवीकरण ऊर्जा को अपनाना जीवाश्मी ईंधनों को अपनाने से अधिक महंगा है। क्योंकि जो नवीकरण ऊर्जा जैसे सोलर पैनल है या फिर विंड एनर्जी है या हाइड्रो पावर है, ये अधिक महंगे हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो बात हो रही है वो सिर्फ ये हो रही है कि कैसे जो समृद्ध देश हैं वो विकासशील देशों के लिए काम कर सकते हैं, और दूसरा जो राजधानी दिल्ली है वो सोलर पैनल लगा के स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन कर सकती है, और साथ ही वो राज्य जो गरीब हैं उनको वित्त पोषित कर सकती है। और दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो 90% स्टेट करता है, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा मतलब घाटे में है। तो और वो जोखिम उठाने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो नवीनीकरण ऊर्जा जो है वो और अधिक महंगी है। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तार्किक और युक्तिसंगत पूर्व धारणा उपयुक्त परिच्छेद से बनाई जा सकती है? अब इसमें पूर्व धारणा की बात की है। अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए। ठीक है, तो ये है अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को। अब इसमें निर्धन राज्यों को विद्युत के लिए सदा समृद्ध राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसा इसमें कहीं नहीं कहा गया है। ठीक है, विद्युत राज्य बोर्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकता है, ऐसा भी नहीं है। समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच अत्यधिक आर्थिक असमानता भारत में अधिक कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने ये बोला है कि जो समृद्ध राज्य हैं या समृद्ध देश हैं वो नवीनीकरण ऊर्जा को उत्पादन करके
उत्पादन करने और उनको अपनाने में अधीन होना चाहिए, क्योंकि जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसमें खर्च अधिक आता है। ठीक है, यही उसमें कहा गया है कि अधिक, क्योंकि हाँ, नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाने से हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाना जीवाश्म ईंधन से अधिक महंगा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ए है। तो ये चीज ध्यान रखना है। पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस में पैराग्राफ को जो क्वेश्चंस हैं उनको गलत करना है, मतलब कौन कौन से गलत है ऐसे आपको काटते जाना है। ठीक है, फिर आपको आगे करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है इस, हाँ, स्टेंच ऑफ केरोसिन ग्रामीण भूमि में सजाई गई अनेक वर्षों से विवाहित किंतु निसंतान दंपत्ति गुलेरी और मानक की कहानी है। ये स्टेंच ऑफ केरोसिन है, वो एक कहानी है। ठीक है, विवाहित किंतु निसंतान दंपत्ति गुलेरी और मानक की, इसमें कहानी का जिक्र है स्टेंच ऑफ केरोसिन का। ठीक है, मानक, मानक की माँ खानदान के नाम को आगे जारी रखने हेतु एक पोता पाने के लिए तड़प रही थी। यहाँ पे मानक है और एक गुलेरी है, दो कैरेक्टर हैं। ठीक है, जो मानक की माँ यानी गुलेरी की जो सास है वो एक पोता पाने के लिए तड़प रही है। वहीं गुलेरी की गैर मौजूदगी में मानक का, हाँ, मानक का पुनर्विवाह करा देती है। यानी जब गुलेरी घर पे नहीं होती है तो उसका पुनर्विवाह करा देती है। मानक को जो अनिच्छुक और निष्क्रिय दर्शक सा बना रहता है, इस बीच उसका एक मित्र सूचित करता है गुलेरी ने पति के दूसरे विवाह की बात सुनकर अपने कपड़ों पर केरोसिन डालकर आग लगा दी है। इससे मानक का दिल टूट जाता है और एक मुर्दा इंसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। जब उसकी दूसरी पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है तो मानक बच्चे को बहुत देर तक घूरता रहता है और फिर फूट पड़ता है। उसे यहाँ से दूर करो, इसमें केरोसिन की दुर्गंध आ रही है। तो ये बहुत ही मार्मिक स्टोरी है, बहुत ही एक सैड स्टोरी है कि स्टेंच ऑफ केरोसिन, यानी एकदम एक फैमिली है गुलेरी और मानक, और उसकी एक मानक की माँ है जो पोता के लिए तड़प रही है। तो जब गुलेरी घर पे नहीं होती है तो गुलेरी जो मानक की माँ है वो मानक की शादी करा देती है। जब ये गुलेरी को पता चलता है तब गुलेरी केरोसिन का तेल डालकर खुद को आग लगा लेती है और मर जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद जो मानक के एक बच्चा होता है तो बच्चे को मानक बहुत देर तक देखता रहता है और घूरता रहता है और फिर फूट पड़ता है और इसे यहाँ से दूर करो, इसमें केरोसिन की दुर्गंध आ रही है। तो ये स्टोरी है। तो यह, हाँ, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह संवेदनशील समस्या आधारित कहानी पाठक का किसके बारे में जागरूक करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, पुरुषवाद यानी मेल सोविनिज्म और अन्य गमन, है ना, की कहानी है। प्यार और विश्वासघात, महिलाओं के लिए विधिक संरक्षण की कमी, पितृत्वात्मक मनोवृत्ति का प्रभाव। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, पितृत्वात्मक मनोवृत्ति का प्रभाव। पितृत्वात्मक का मतलब होता है कि जो है वो पुरुष को ज्यादा, है ना, पुरुष के लिए ज्यादा बढ़ावा देने की बात करता है। तो इसमें डी आंसर सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। सरकार का चरम लक्ष्य डराकर शासन करना या नियंत्रण करना नहीं है। यानी गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो डराकर शासन करना नहीं है, नियंत्रण करना नहीं है, और ना ही आज्ञाकारिता की अपेक्षा रखना है, बल्कि इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को डर से मुक्त करना है, जिससे वह हर तरह से संभव सुरक्षित जीवन जी सके। दूसरे शब्दों में लोगों को बिना खुद को या दूसरों को हानि पहुंचाए अस्तित्व बनाए रखने और काम करने के नैसर्गिक अधिकार का सशक्त करना है। सरकार का उद्देश्य लोगों को विवेकशील व्यक्तियों में बदलकर उन्हें पशु या कठपुतलियां बनाना नहीं है। सरकार को इस प्रकार सहायक होना चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी वृद्धि
और शरीर को विकसित करने और मुक्त होकर अपने विवेक का प्रयोग करने में समर्थ बन सके। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट की ड्यूटी की बात की गई। अब देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक युक्त संगत अनुमान है? सरकार का ये वास्तविक लक्ष्य नागरिकों की सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित करना है। दूसरा है, सरकार का प्राथमिक सरोकार अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। पूर्ण सामाजिक की बात नहीं हुई है इसमें। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो नागरिकों को जीवन के सभी पूर्ण स्वतंत्रता दे। सॉरी, पहली बात है, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे सके, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो देश के लोगों को पूर्ण शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो उसे शारीरिक सुरक्षा की तो कहीं बात नहीं है, शरीर को विकसित करने और मुक्त होकर अपने विवेक का उपयोग करने में समर्थ बनाने की बात की है। ठीक है, तो राइट उसमें है एक, ए। ये बात सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का वास्तविक लक्ष्य नागरिकों की सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा सुरक्षित करना है, स्वतंत्रता सुरक्षित करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 देखिए क्या कहता है। पहले तो समझ लेते हैं कि इस जो पैराग्राफ है उस किसके बारे में ये बात करते हैं। तो हमारे नगर निगमों में कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारियों के कौशल और सक्षमताओं का मुद्दा और भी बड़ी चुनौती है। यानी हमारे नगर निगम के जो कार्य है उनकी एक तो पहले संख्या कम है, दूसरी बात है उनकी कुशलता कम है। शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने की और आधारिक संरचना की योजना बनाना और निष्पादित करना बहुत जटिल कार्य है। इसके लिए उच्च कोटि की विशेषज्ञता और वृत्ति दक्षता की आवश्यकता है। वर्तमान में जिस ढांचे के अंतर्गत नगर निगमों के वरिष्ठ प्रबंधकों समेत कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, उसमें अपेक्षित तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान नहीं है। यानी जो अभी भर्तियां की जा रही हैं उसमें मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, काडर और भर्ती नियम सिर्फ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं का निर्धारण करते हैं, उनमें प्रबंधकीय तकनीकी क्षमताओं का संगत कार्य अनुभव का कोई उल्लेख नहीं होता। अधिकांश नगर निगमों की यही स्थिति है, उनका संगठनीय अभिकल्प और संरचना भी कमजोर है, संगठनीय अभिकल्प या डिजाइन भी कमजोर है। अब इसमें बात की गई है नगर निगम के कर्मचारियों की, और इसमें कहा गया है जो हमारे कर्मचारी हैं, मेन पॉइंट समझिए, इसमें कहा गया है जो कर्मचारी हैं उनका जो एक तो संख्या कम है, दूसरी उनकी जो कौशल है वो कम है और तकनीकी कम है और उनमें प्रबंधकीय क्षमता नहीं है, यानी स्किल की कमी है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तार्किक और युक्तिसंगत पूर्व धारणा है? शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने का कार्य बहुत जटिल है, इसके लिए पूरे देश में नगर निकायों के संगठन विस्तार की आवश्यकता है। संगठन की बात नहीं है, इसमें पूछा गया है कि कर्मचारियों की कमी है और कुशलता और सक्षमता और जो जो उनकी क्षमता है वो कम है। हमारे शहर बेहतर गुणात्मक जीवन उपलब्ध करा सकते हैं यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षित कौशल क्षमताओं वाले उत्कृष्ट कर्मचारी हों। तो ये बिल्कुल सही है, बी आंसर है इसका। ठीक है, इसका बी आंसर है। ये पूछा गया है कि हमारे यहाँ कौशल और सक्षमताओं वाले कर्मचारी होने चाहिए, यही पूरे पैराग्राफ में बात की है। सी देख लेते हैं, कौशल युक्त कर्मचारियों की कमी ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण है जो नगर संस्थाओं की कोई बात नहीं हुई है इसमें। हमारा देश तीव्रता से हो रहे शहरीकरण की समस्याओं के प्रबंधन के लिए जनांकीय लाभांश का लाभ नहीं उठा रहा, तो ऐसा कोई जनांकीय लाभांश की बात नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है बी, ये बात ध्यान रखना। तो आप देख रहे हैं
और एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, आज थोड़े कम ही क्वेश्चन हम करेंगे। वनों में बड़े झुंडों में रहने वाले फ्लेमिंगो सामाजिक अत्यंत निष्ठावान होते हैं। एक फ्लेमिंगो एक एनिमल है, बहुत झुंड में रहते हैं। वे समूह संगम नृत्य करते हैं। नर और मादा पक्षी अपने चूजों से बहुत प्यार करते हैं। जब नर और मादा दोनों भोजन की तलाश में दूर उड़ जाते हैं, तब सुरक्षा के लिए उन चूजों को कृषियों में एकत्रित करके रख जाते हैं, यानी जो उनके घोंसले होते हैं वहां पर। ठीक है, फ्लेमिंगो की बात हो रही, एक साथ उड़ते हैं। तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद का सबसे तर्क संगत उपनिगमन है? ठीक है, यानी कोरोलरी है। सभी सभी स्पीसीज के पक्षियों में सामूहिक नीड़न यानी मास नेस्टिंग अनिवार्य है। ऐसा नहीं है, सभी स्पीसीज नहीं करते, सिर्फ पक्षियों में सामाजिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है, एनिमल भी कुछ होते हैं जो एक साथ झुंड में बना के रहते हैं, जैसे शीप भेड़ है, झुंड बना के रहती है। कुछ स्पीसीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार असुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने की विषमताओं को बढ़ा देती है। ये चीज सही है। कुछ स्पीसीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार असुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने की क्षमताओं को बढ़ा देती है। सभी स्पीसीज के पक्षी अपने चूजों को, तो जहां पर सभी आ जाए वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, सभी और ओनली यानी केवल, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो जब इसमें एक ये फीलिंग होती है कि अगर वो अलग अलग रहेंगे तो उनका नष्ट हो सकता है, उनका विनाश हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो देखो, पैराग्राफ के क्वेश्चन से आप लोग समझ ही गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूं यहाँ से। फिर देखो, पैराग्राफ को पहले पूरा समझिए, फिर उसका जो मीनिंग निकलता है, ध्यान समझिएगा, उसका जो मीनिंग निकलता है उससे आपको आंसर निकालना है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनके बैंक खाते नहीं है। तो इनमें ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक खातों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वित्तीय और फंक्शनल रूप से अशिक्षित हैं और प्रौद्योगिकी के साथ इनका अनुभव नगण्य है, यानी टेक्नोलॉजी नहीं जानते। एक विशेष क्षेत्र में जहां महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में मजदूरी सीधे निर्धनों को दी जानी होती है, यह एक अनुसंधान पर अध्ययन किया गया। ठीक है, ये उन क्षेत्रों में अध्ययन किया गया जहां पर जो मनरेगा चल रहा है वहां पर लोगों के पास खाते नहीं है। ये पाया गया कि मजदूरी प्राप्त करने वाले प्राय ये मान लेते हैं कि इस प्रक्रिया में गांव के नेता की मध्यस्थता आवश्यक है, जैसा कि पूर्व में कागजों पर आधारित व्यवस्था में होता था। इस अनुसंधान पर अध्ययन के अंतर्गत कम से कम एक बैंक खाता रखने का दावा करने वाले परिवार में से 1/3 से अधिक परिवारों ने बताया कि अभी भी जो मनरेगा की मजदूरी नगद रूप में सीधे गांव के नेता से प्राप्त करते हैं, बहुत से लोग। तो यानी इसका मतलब है कि जो एक तो बात की गई है, जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनके पास, अधिकांश के पास बैंक खाते नहीं है और वो इस फंक्शनल व्यवस्था से अछूते हैं। तो क्या है इसका आंसर? है मनरेगा का प्रसार सिर्फ उन तक किया जाना चाहिए जिनके पास बैंक खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम की ओर इंडिकेट किया है। प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, वो लोग अवेयर नहीं है बैंकिंग व्यवस्था के प्रति, वो लोग अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी के प्रति, वो अवेयर नहीं है सरकारी तंत्र के प्रति। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में कागजों पर आधारित भुगतान व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से अधिक दक्ष ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था अधिक अच्छी है। मजदूरी के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का लक्ष्य गांव के नेताओं को मध्यस्थता के समाप्त करना चाहिए। मजदूरी के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का लक्ष्य ऐसा तो नहीं है। इस पूरे ग्राफ में मध्यस्थता की को खत्म करने की बात ना, ये बोला है कि गांव के लोग ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू किया गया है इसलिए किया गया है। देखो, किया जरूर है। इस पैराग्राफ में सिर्फ ये दिखाया गया कि ग्रामीण लोग कैसे वित्तीय साक्षरता उनके पास नहीं है। ये बात सही है कि सीधे बैंक अकाउंट में उनके धनराशि होगी। इसमें मध्यस्थता खत्म करने की बात जरूर की है सरकार ने, लेकिन इस पैराग्राफ में ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रामीण निर्धनों
को वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो ग्रामीण के जो निर्धन लोग हैं उनको, इसमें देखो क्या है ना, इसमें मनरेगा का भी जिक्र किया गया है, इसमें बैंकिंग सिस्टम का भी जिक्र किया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का भी जिक्र किया गया है, इसमें नेता की मध्यस्थता का भी जिक्र किया गया है। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ का जो उद्देश्य है वो ये उस समस्या को इंगित करना है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और वो समस्या क्या है कि गांव के लोगों में जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, यानी वित्तीय साक्षरता है, वो लोगों में नहीं है। तो वो लोगों को देनी है कि देखो भाई, आप अपना खाता रखिए, आप अपनी चीजों को समझिए, आप इनको जानिए, ये सारी सुविधाएं आपके लिए सरकार ने की है, ठीक है। तो ये है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको दिए हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ पाएंगे कैसे सीसेट में आपको क्वेश्चन करना है। देखो सीसेट का जो क्वेश्चन होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो पैराग्राफ से बाहर से आए। सबसे पहले आपको सीसेट में जो पैराग्राफ है, कॉम्प्रिहेंशन है, उसके थीम को समझना है, यानी इसमें किस चीज पे फोकस किया गया, किस चीज पे। कभी कभी क्या होता है, दो सेंटेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक सेंटेंस में वो थीम भी होगी और एक्स्ट्रा चीज भी शामिल कर दी होगी, जैसा जैसा क्रोसिन वाले क्वेश्चन में था। तो आपको ये देखना है कि ऐसा आंसर आपको देखना है जो पैराग्राफ का जो थीम है उसका कंक्लूजन निकालता हो, उस हिसाब से। 2 या 3 चीज ऐड हो वो नहीं, ठीक है। हम आपको समय समय पर ऐसे ये वीडियो जरूर देंगे। तीसरा पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक साथ में हम क्वेश्चन नहीं आपको देना चाहते हैं, ताकि आप समझ सकें। हर बार मैं जब भी आपको कराऊं कुछ आपको नया मिले।